सब्जेक्ट होम साइंस की ये 3rd ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आगे चलने से पहले हम जानते हैं आपके लिए कुछ गाइडलाइंस। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें और केवल प्रश्न पूछने या पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही चैट बॉक्स का प्रयोग करें। अपने विषय के सभी सहपाठियों को ऑनलाइन कक्षा नियमित रूप से अटेंड करने के लिए मोटिवेट करें और अपने साथ एक नोटबुक और पेन भी अवश्य रखें। यहाँ हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उन सभी का जिनके रिसोर्सेज को हमने इस प्रेजेंटेशन में यूज किया है। यहाँ हम उन्हें सिर्फ एजुकेशनल और नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक हम डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं, यदि कोई एरर रह जाता है तो वी विल डेफिनेटली करेक्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रतिभा गोयल फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, और मेरे साथ को फैसिलिटेटर हैं शैली गांधी। A very good morning to all of you students. I am lecturer home science from Common Girls Senior Secondary School, Rani Bagh. हेलो शैली। हेलो। So dear students, यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपनी टीम से, जो हमारी पिलर्स ऑफ सपोर्ट है। मंजू शर्मा फ्रॉम SKV राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, रितु खेर फ्रॉम SOE मदनपुर खादर, ममता चौधरी फ्रॉम SKV गार्गी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन एंड शिल्पी गोयल फ्रॉम SKV न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। इन सभी के कोऑपरेशन से हम ये कर पा रहे हैं। एंड हियर आर द रिजल्ट्स ऑफ क्विज 2। Out of 19,375 responses, 4,767 students have scored perfect 10. Here are the first 10 perfect scorers. Congratulations. I am taking their names now. Shreya Shukla from SKV Rajouri Garden Main, Ayush Mishra from GSV Lancers Road, Neha Verma from RSKV Lakshmi Nagar, Vanshika Saxena from RSKV Lakshmi Nagar, Rishika from School of Excellence Khichdipur, Parul from GSKV Nangloi, Kashish Luthra from SKV Rajouri Garden Extension, Manvi Nimesh from RSKV Kiran Bihar, Molly from GSKV A Block Janakpuri, and Sonal from GGSSS Takrola. Well done, students. Congratulations once again. इस स्वरचित हृदय स्पर्शी कविता के माध्यम से मैं शुरुआत करती हूँ इस पाठ की। ये इस पाठ की महत्ता को भी दर्शाता है और आपके लिए एक फूड फॉर थॉट भी है। कृपया आप इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। कहीं शहर है जगमग जगमग, कहीं गांव में फैली हरियाली, बाजार सजे हैं खान पान से, खेतों में फसल लहराती है। क्यों भला ये देश कुपोषित, मासूम भी है अल्प पोषित, कहीं अस्वच्छता कहीं बीमारी, कहीं सामाजिक है लाचारी, स्वच्छ पेयजल की कमी है भारी, अधूरी भी है स्वास्थ्य की जानकारी, अशिक्षा के बोझ तले है जनसंख्या अभी कुपोषित है। आओ मिलकर संकल्प करें ये कुपोषण दूर भगाना है। आशा दीदी ANM और आंगनवाड़ी वर्कर संघ जन पोषण देकर अब कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। कुपोषण मुक्त राज्य बनाने की पहल हमें आसपास से ही करें तो अच्छा होगा, और हम ध्यान दें कि हमारे ये छोटे एफर्ट्स किसी कुपोषित को सुपोषण दे पाएं। हमारा आज का टॉपिक पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और आइए जानते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या अधिगम उद्देश्य। जन पोषण के महत्व को समझना, पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करना, पोषण समस्याओं से संबंधित कारकों को समझना, पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कार्य नीतियों का वर्णन करना,
और पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत होना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। जन पोषण और स्वास्थ्य का पहले अर्थ जान लें। जन का अर्थ है सामान्य लोग यानी ऑर्डिनरी पीपल। पोषण हमने लास्ट वीक ऑनलाइन क्लास में जाना है, समझा है। पोषक तत्व संबंधी विज्ञान यानी न्यूट्रिएंट रिलेटेड साइंस। और स्वास्थ्य को भी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परिभाषा दी है हेल्थ की? दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल रोग या दुर्बलता का अभाव। तो सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों को हम जन पोषण और स्वास्थ्य मान सकते हैं। कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन। अब जन पोषण और स्वास्थ्य का परिभाषा तो जान ली, अब आगे चल के इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जन पोषण और स्वास्थ्य कला और विज्ञान है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के स्वास्थ्य को बनाए रखना और बढ़ावा देना है। जन पोषण स्वास्थ्य कला और विज्ञान का मिश्रण है, यानी ये स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की परिस्थितियों की रोकथाम करने के साथ साथ समाज के संगठित प्रयासों या कार्यवाही द्वारा और समुचित पोषण के द्वारा जीवन अवधि को प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना। समाज के संगठित प्रयासों से क्या तात्पर्य हुआ कि अधिकतर हमारे देशों की सरकारें या समुदाय या राज्य ये सरकारी नीतियां या कार्यक्रम बनाते हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हम समुदाय की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं समुदाय क्या है। समुदाय लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे एक जैसी भाषा के लोग हो, एक ही सरकार में, जैसे एक ही राष्ट्र, राज्य या शहर, और उनकी एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि हम सभी आजकल जूझ रहे हैं। कोविड-19 एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, ना केवल इंडिया की बल्कि इस समय वर्ल्ड की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये तो बात हुई समुदाय की। अब पब्लिक न्यूट्रिशन एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि इसमें बहुत सारे विषयों का ज्ञान है और पोषण का जैविक व्यवहार संबंधी, सामाजिक या प्रबंधन विकास से इसको विकसित हुआ है। यहाँ हम ये कहेंगे कि ये एक बहुत ही वास्ट टारगेट ग्रुप को कवर करता है। तो इसकी वजह से जो सुनियोजित ढंग से कार्य करने के लिए डेटा मैनेज करना होता है, तो मैनेजरियल स्किल्स और साइंस की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और जन पोषण और स्वास्थ्य नैदानिक पोषण से अलग है। अभी हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में नैदानिक पोषण के बारे में पढ़ा है। वहां पर नैदानिक पोषण में आपने जाना था कि ये इंडिविजुअल अप्रोच पर काम करता है, यानी कि पेशेंट आता है, उसको डाइट काउंसलिंग करती है उसके न्यूट्रिशनल असेसमेंट के ऊपर। पर यहाँ पब्लिक न्यूट्रिशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, टारगेट ग्रुप बड़ा है, जनसंख्या पे काम करता है, तो ये एक लार्जर फील्ड ऑफ स्टडी है। अब आगे चलते हैं और हम जानते हैं जन पोषण स्वास्थ्य का महत्व। जन पोषण और स्वास्थ्य के महत्व को जानने के लिए सबसे पहले हमें माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। माल न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स इशू है। 2019 की यूनिसेफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली विश्व में 5 वर्ष से कम आयु का हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, और भारत में तो ये स्थिति और भी भयावह है। कैसे? यहाँ 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चे अपनी जान कुपोषण की वजह से गंवा देते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों का 1/3 बच्चों का बर्थ वेट भी कम होता है। नॉर्मल बर्थ वेट होता है बच्चों 2.5 किलो, जो जन्म के समय बच्चे का जन्म वेट होता है, लेकिन यहाँ कुपोषण की वजह से 2.5 किलो से भी कम बच्चों का बर्थ वेट होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। और कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी। इस सब की डिटेल आपको आगे शैली मैम बताएंगी। यहाँ पर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की जरूर बात करेंगे।
कि ये एडल्ट्स में भी होती है और बच्चों में भी होती है। कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? लौह तत्व, जिंक, आयोडीन, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B12, ये सब डेफिशिएंसीज होने से बच्चों में वृद्धि मंदन या ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो कुपोषण के हम 3 रूपों को, जो हम आगे अभी देखने वाले हैं, 3 रूपों को समझते हैं, यानी अल्प भारी, बौनापन और क्षयकारी। यदि अल्प पोषण है तो जिसके कारण शारीरिक वृद्धि जब अफेक्ट होती है तो कद छोटा रह गया, बौनापन हो गया या अंडरवेट हो गए। तो अल्प भारी क्या है? लो वेट फॉर एज, यानी कि शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम हो। बौनापन क्या है? जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम हो, यानी लो वेट फॉर हाइट। और वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग यानी क्षयकारी, जिसे हिंदी में कहते हैं, ये भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता, अर्थात लो हाइट फॉर एज, वेट इज नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट। अब कुपोषण का दोहरा भार, द डुअल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन इन इंडिया। पहले भारत केवल अल्प पोषण से जूझ रहा था, हम हंगर से ही निपट रहे थे, लेकिन पिछले डिकेड से अब हम दोहरा बोझ ढो रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन का, अल्प पोषण का, और ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषण। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बच्चों आप 11th में पढ़ चुके हैं। अल्प पोषण यानी कि कम पोषण, पोषक तत्वों का अभाव, और अति पोषण ज्यादा पोषक तत्व, प्रोटीन ज्यादा लेना, कैलोरीज ज्यादा लेना, फैट्स का इनटेक ज्यादा होना, तो वो ओवर न्यूट्रिशन है। तो अल्प पोषण में जैसे ये को एग्जिस्टेंस जब होती है अल्प पोषण की और अति पोषण की, अंडर न्यूट्रिशन की और ओवर न्यूट्रिशन की, तो हम उसे कहते हैं इट्स अ डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का दोहरा भार। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुपोषण का शिकार केवल गरीब ही होते हैं। ओवर न्यूट्रिशन बच्चे संपन्न लोगों से ही होता है, ओबेसिटी देखते हैं आप, और फिर उससे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमने पढ़ चुके हैं, हम ओबेसिटी, हाइपरटेंशन इत्यादि होते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। वाह, अब आप जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये स्लाइड देखकर आप क्या देख रहे हैं? दुनिया में 1/3 भोजन का होता है नुकसान। अन्न के नुकसान से की चिंता से क्यों है सब अनजान? जरा सोचिए। We have to stop food waste. We have to stop hunger. एक और चित्र देख रहे हैं आप जिसमें बिल्कुल माल नरिश्ड एक पर्सन खड़ा है और वो देख रहा है नाली में खाना जाते हुए जो वो खा सकता था। तो we have to fight malnutrition together. एक मैसेज, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जरूर इस पे विचार करिएगा। और जब यहां से ही नीड अराइज होती है जन पोषण विशेषज्ञ की। वर्क क्या है? पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट और कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट का। कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं बच्चे जन पोषण विशेषज्ञ को सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ। ये पोषण संबंधी समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी व्यापकता की पहचान करते हैं। समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना। उसके बाद ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे और क्यों ये समस्याएं पैदा होती हैं, क्यों ये पोषण समस्याएं हैं। उसके बाद ये कार्यनीतियों की योजना बनाते हैं और फिर उसे लागू करने की कार्रवाई करते हैं। They plan strategies and actions to implement. और उसके बाद वो मूल्यांकन करते हैं जो उन्होंने कार्यनीतियां बनाई हैं उनका, और उसका जनता पर क्या प्रभाव हुआ, जनसंख्या पर उसका प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। तो जरा जल्दी से बताइए, एक्टिव हो जाइए अपने चैट बॉक्स पर और बताइए। 2 चित्र देख रहे हैं आप, ए और बी। एक में खिलखिलाते मुस्कुराते बच्चे और एक में कुपोषित बच्चे। जरा जल्दी से बताइए कौन बनाएंगे हमारे देश का उज्जवल भविष्य।
Hurry up. Yes, students. शैली मैम, आप कुछ देख रही है? आंसर्स आ रहे हैं? बिल्कुल देख रही हूँ, आंसर्स भी आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रतिभा मैम कि जितने भी बच्चे हमारी आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो सभी हमारे देश का उज्जवल भविष्य बनाने वाले हैं। ये खिलखिलाते बच्चे ऑप्शन ए के साथ सभी जा रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की। आज जिन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये बृहद पोषकों की कमी से यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, जैसे एनर्जी और प्रोटीन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषकों की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, लोहे तत्व की कमी IDA, विटामिन ए की कमी VAD और आयोडीन की कमी IDD। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है छिपी भूख या हिडन हंगर। मैं आपको बता दूं ये हिडन हंगर क्या होता है। इट इज अ कंडीशन व्हेन द क्वालिटी ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन डज नॉट मैच द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो खाने की क्वालिटी होती है यानी कि उसमें इतने पोषक तत्वों की कमी होती है, खास तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं हिडन हंगर। तो सबसे पहले हम जान लें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में। PEM, जैसा मैंने अभी बताया, ये जो है एनर्जी और प्रोटीन की कमी से होता है और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अपर्याप्त भोजन का सेवन और बृहद पोषकों के अपर्याप्त सेवन के कारण ये बीमारी होती है। और इसके परिणाम स्वरूप दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली है मेरास्मस, जो कि भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होती है। ये आप साथ में चित्र देख रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले बच्चे को गौर से देखिए। बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक बच्चा है, ऐसा लग रहा है ये सूख सा गया है। तो पोषकों की कमी के कारण बच्चे एकदम सूख जाते हैं और इसको सूखा रोग भी कहते हैं। और दूसरी परिस्थिति जो अराइज होती है दैट इज क्वाशॉर्कर। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पहले पहले शुरू में ऐसे लगता है बच्चा स्वस्थ है। बच्चा स्वस्थ इसलिए लगता है क्योंकि प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में जल जमाव हो जाता है, ओडीमा की परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं लोहा तत्व की कमी की। तो लोहा तत्व की कमी से जो बीमारी होती है उसे अरक्तता कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, IDA। जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो अरक्तता के सिम्टम्स हैं सामान्य पीलापन, शरीर पीला पड़ जाता है, नख परती जीभ में पीलापन आ जाता है, नेत्र श्लेष्मा पीली पड़ जाती है, सांस फूलने लगता है, तालु कोमल हो जाता है, एकाग्र रह पाने की अवधि में प्रभाव आता है, स्मरण शक्ति में प्रभाव आता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, चक्कर आते हैं और थकावट महसूस होती है। ये देखिए, बहुत लहलहाती सी पालक नजर आ रही है। अब आप सोचेंगे कि पालक क्यों मैम दिखा रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पालक को सुपर फूड कहा जाता है और ये अरक्तता से बचने के लिए बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। अरक्तता के अलावा भी पालक में किसी भी सब्जी की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है जो आंखों और त्वचा के लिए जरूरी है। और पालक खाने से रोग प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ती है। तो ये सारा साल आराम से मिलने वाली एक सब्जी है, बहुत महंगी भी नहीं है, इसका सेवन सभी को करना चाहिए। So now let's talk about vitamin A deficiency now. विटामिन ए की कमी की डेफिशिएंसी से क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता हमें क्यों रहती है।
एक तो रोग प्रतिरोधकता जो है वो उसको बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। स्वस्थ उपकला यानी कि हमारी त्वचा के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है और प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी हमें विटामिन ए की आवश्यकता रहती है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता में कमी आती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर रात को दिखाई नहीं देता है। और अगर एक लंबे अरसे तक विटामिन ए की कमी रहती है तो आंखें शुष्क हो जाती हैं और कंप्लीट ब्लाइंडनेस की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अंधे हो जाते हैं। लास्टली शरीर की वृद्धि भी प्रभावित होती है। विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। किसी भी व्यक्ति को अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। जब वो संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील होता है तो विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति होती है। और जब विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति होती है तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो दिस इज द विशियस साइकिल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन। हाँ, ये बड़ी कलरफुल सी पिक्चर हमारे सामने आई है गाजर की। बच्चों, आपने भी जरूर सुना होगा बचपन में कि गाजर खाओ, गाजर खाने से आपकी जो आंखें हैं वो स्वस्थ रहती हैं। गाजर खाने के और भी स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा को बढ़ाने में ये मदद करता है, त्वचा की शुष्कता को रोकने में मदद करता है, बढ़ती उम्र को रोकने में मदद करता है और त्वचा की चमक बनाए रखने में भी मदद करता है। तो गाजर खाने से ना सिर्फ आंखें ठीक रहती है, आपकी त्वचा भी ग्लो करती है। तो गाजर का भी सेवन सभी को करना चाहिए। Now let's talk about iodine deficiency disorders, IDD, आयोडीनहीनता विकार। इसमें हम सबसे पहले जान लें कि आयोडीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है और इसकी कमी का सबसे बड़ा कारण है मिट्टी में आयोडीन की कमी। एक्चुअली जितने भी तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के पास वाले इलाके होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो आयोडीन समृद्ध होती है। तो वहाँ के फल और सब्जियों में तो आयोडीन होता है, पर हमारी कंट्री में ज़्यादातर प्लेन इलाके हैं जहाँ की मिट्टी में आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है और इसलिए लोगों को आयोडीन की भरपूर प्राप्ति नहीं हो पाती। आयोडीन की कमी अगर किसी को हो जाए तो थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा स्रावित होती है, जिसके कारण गलगंड नामक रोग हो जाता है और इसमें गले की ग्रंथियां फूल जाती हैं। और अगर गर्भावस्था के दौरान कमी आ जाए तो मानसिक मंदन, बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है और उसमें कुछ जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं। यहाँ पर तो हमें बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें दिख रही हैं। लेट्स सी दिस कैप्शन, until you get your nutrition right nothing will change। यानी कि अगर आपका पोषण अच्छा रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो पोषक तत्वों का सेवन कीजिए। आयोडीन की प्राप्ति के लिए आयोडीन मिट्टी में समृद्ध फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन प्राप्ति के लिए दूध और दूध से बने पदार्थ, सोयाबीन, दालें, मटर, फलियां। लोहा तत्व की प्राप्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट्स और विटामिन ए की प्राप्ति के लिए जितने भी लाल पीले फल और सब्जियां हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो ईट न्यूट्रिशनली राइट, बी हेल्दी, बी फिट। बूझो तो जाने, सॉल्व इट इफ यू कैन। मैं आपके सामने अब 4 प्रश्न रखने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इसका उत्तर मुझे बिल्कुल सही देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है। ध्यान से देखिए, बच्चा तो मुझे रिष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, गोल मटोल, पर ये किसी बीमारी से पीड़ित है। आपको उस बीमारी का नाम पहचानना है और फटाफट से चैट बॉक्स में उस
उत्तर देना है। प्रतिभा मैम, बच्चों के उत्तर आने शुरू हुए? अभी मैं देख रही हूँ, अभी आना शुरू हो रहे हैं। ये शिल्पी गोयल ने सबसे पहले कहा है, क्वेश्योरकर, वेरी नाइस। वेरी नाइस स्टूडेंट, सही पहचाना आपने। तो ये बच्चा जो है ये क्वेश्योरकर रोग से पीड़ित है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, ये रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? और आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है IDA। ये एक बीमारी का नाम है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। उत्तर में बच्चों मुझे केवल पोषक तत्व का नाम चाहिए है। आपने सिर्फ पोषक तत्व जिसकी कमी से ये डिजीज होती है उसका नाम चैट बॉक्स में लिखना है। सो हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आयरन, आयरन लिख रहे हैं बच्चे। रूबी यादव ने लिखा है और बहुत जल्दी जल्दी अब बच्चे लिख रहे हैं आयरन आयरन। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। आरती राठौर ने गलत आयोडीन लिखा है, बट हेमा सिंह ने आयरन लिखा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों जिनको अभी कोई भी कंफ्यूजन है वो दोबारा से इस लेसन को देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको थर्ड बीमारी के बारे में पूछने जा रही हूँ। ये बच्ची किस बीमारी से पीड़ित है? दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? गौर से देखेंगे बच्चों तो मुझे भी इसकी आंखों में कुछ समस्या दिखाई दे रही है, यानी कि ये रोग जो है आंखों से संबंधित रोग है। फटाफट से पहचानिए और चैट बॉक्स में लिखिए इसका सही उत्तर क्या है। ये बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है? प्रतिभा मैम, आए कुछ आंसर्स? अभी इसके आंसर्स में आना शुरू नहीं हुए। अभी आयरन ही दे रहे हैं बच्चे, आयरन आयरन ही लिखते जा रहे हैं। विटामिन ए एक बच्चे ने कहा है, लेकिन यस ब्लाइंडनेस एक बच्चे ने कहा है। पुकार पुरोहित ने ब्लाइंडनेस इसका आंसर दिया है, जो बिल्कुल सही है। वेरी गुड चिल्ड्रन। मुझे खुशी हो रही है कि आपने बहुत अच्छे से सारी बीमारियों के बारे में सुना और आप लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। और अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ मेरा चौथा प्रश्न। ये रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? IDD। बच्चों यहाँ पर भी आपने ध्यान से सिर्फ पोषक तत्व जिसकी कमी से ये बीमारी होती है उसको पहचानना है और उसका नाम लिखना है। सिर्फ पोषक तत्व का नाम फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। IDD ये रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? नसरीन खान आयोडीन कह रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस गुंजन भी आयोडीन कह रही हैं। वेरी नाइस, correct answer of this question is iodine. Very good students. Well done all of you. चलिए आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण से संबंधित कारकों की। तो अल्प पोषण से संबंधित जो कारक हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर कारण, कॉजेज एट इंडिविजुअल लेवल, और उसमें हम बात करते हैं अपर्याप्त आहार का सेवन। बहुत से लोग दुर्भाग्यवश या गरीबी के कारण पर्याप्त भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति भरपेट खाना नहीं खा पाएगा तो वो अल्प पोषण का शिकार हो सकता है। उसके बाद दूसरा कारण आ जाता है रोग या डिजीजेस। बहुत से लोग किसी ना किसी कारण से रोगों का शिकार हो जाते हैं, और जब भी रोग का कोई शिकार होगा उसके इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, उसके पोषण स्तर पर फर्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं घरेलू स्तर पर कारण, कॉजेज एट हाउस होल्ड लेवल, जिसमें आ जाता है अपर्याप्त जल और स्वच्छता। बहुत से घरों में पर्याप्त जल नहीं होता,
और कई जगह जो जल होता है वो स्वच्छ नहीं होता है। तो जहां पर भी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होती वहां पे फूड बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, और स्वच्छता अगर नहीं रहेगी तो गंदगी के कारण रोगाणु जीवाणु पनपते हैं, जिसके कारण जो पोषण स्तर है बीमारी के कारण वो निम्न हो जाता है। अपर्याप्त शिक्षा, बहुत से लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, वो शिक्षित ही नहीं होते, वो ये जान ही नहीं पाते कि अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन का प्रयोजन वो किस प्रकार से कर सकते हैं। भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, जैसे भी मैंने पहले भी बात की थी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता, और भोजन के अभाव में अल्प पोषण होना स्वाभाविक है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं भी कई बारी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। शहरों की बात हम अलग छोड़ दें, पर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पर अगर कोई भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तो लोग जल्दी से शहरों तक नहीं पहुंच पाते, चाहे उनको ज्ञान नहीं होता, चाहे उनके पास शायद पैसों का अभाव रहे, तो सबको स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल पाती। और अब हम बात करते हैं मूलभूत कारकों की, बेसिक कॉजेस की, जिसमें आ जाते हैं आर्थिक कारक। हर व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बाइंग कैपेसिटी हर व्यक्ति की अलग होती है, और बहुत से लोग चाह कर भी अपने परिवार के लिए हर चीज नहीं खरीद पाते, तो इस कारण भी मैल न्यूट्रिशन की, अंडर न्यूट्रिशन की परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और लास्टली हम बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की। तो हमारे देश में बहुत अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, और हर संस्कृति के लोगों की भोजन संबंधी मान्यताएं जो हैं अलग हैं। कई कई चीजों पे टैबू होता है, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। तो कई बारी इन रिस्ट्रिक्शन के कारण भी लोग अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। इन सब समस्याओं से जूझने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई है, राष्ट्रीय पोषण नीति, इसको एनएनपी कहते हैं। इसमें अल्प अवधि हस्तक्षेप की बात करें हम, शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस की, तो आईसीडीएस आ जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसकी सभी सेवाएं लोगों तक आंगनवाड़ी या बालवाड़ी द्वारा प्रयुक्त करवाई जाती हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, तो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ जो हर व्यक्ति के घर में इस्तेमाल होते हैं, उसमें कुछ आवश्यक पोषक तत्वों का पुष्टिकरण कर दिया जाता है, ताकि उन पोषकों की कमी ना हो। कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, ताकि गरीब व्यक्ति भी पोषक खाद्य पदार्थ अपने परिवार के लिए जुटा पाए। सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पर कंट्रोल करना। और अगर हम बात करें लंबी अवधि की योजनाएं, टाइम जरूर लगता है, पर इन पर भी गौर किया जाए तो डेफिनेटली चेंज आता है। भोजन उपलब्धता में सुधार लाना, आहार पद्धतियों में सुधार लाना, गरीबी को कम करना। अब हमारे सामने है पोषण संबंधी समस्याओं को जूझने के लिए कार्यनीतियां, स्ट्रैटेजीज टू कॉम्बैट पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। इसमें औषधीय अथवा पोषण आधारित मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेस्ड में हम बात करेंगे पोषण पूरक, जो पूरक पोषाहार मिलता है आंगनवाड़ी बालवाड़ी में, बच्चों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती स्त्री को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, किशोरियों को और बूढ़ी स्त्रियों को पोषक आहार दिया जाता है, पूरक पोषक आहार दिया जाता है। इसके लाभ क्या है? ये समयबद्ध है, दीर्घ उपयोगी है, सस्टेनेबल है। पर अगर हम इस पॉलिसी के नुकसान की बात करें तो ये महंगा होता है, इसका लक्ष्य समूह सीमित होता है।
और अब हम बात करते हैं भोजन आधारित अथवा आहार आधारित फूड बेस्ड और डाइट बेस्ड पॉलिसीज का, जिसमें आ जाता है पुष्टिकरण, फोर्टिफिकेशन और डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। इनकी अगर हम एडवांटेजेस के बात करें तो ये बहुत अधिक मूल्य प्रभावी होते हैं, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, बचाना इनको आसान होता है, तो वाइड कवरेज मिल जाती है एंड सस्टेनेबल है। और अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पुष्टिकरण का डिसएडवांटेज है खाद्य उद्योग की भागीदारी की आवश्यकता होती है और आहार विविधता के लिए भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये देखिए हमारे सामने है भारत में उपलब्ध कुछ पुष्टिकृत पदार्थ, सम फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल इन इंडिया। आप यहाँ देख रहे हैं आटा, नमक, ऑयल की तस्वीरें। ये ऐसी चीज हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, इनके बिना खाना बनाना संभव नहीं है। तो आटे में आयरन की, विटामिन ए की, विटामिन B12 की फोर्टिफिकेशन की जाती है। सॉल्ट में आयरन और आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की जाती है। जहां दोनों चीजों की फोर्टिफिकेशन होती है उसे हम डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट कहते हैं। और नीचे आप रिलायंस का सॉल्ट देख रहे हैं, इसमें केवल आयोडीन है, तो इट इज सिंगल फोर्टिफाइड प्रोडक्ट, इसमें आयोडीन है। और आप यहाँ पर देखिए जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स में विटामिन ए की फोर्टिफिकेशन कर दी जाती है। और बीच में आप देख रहे हैं +F, ये FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया के द्वारा ये एक फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का सिंबल है जो हर फोर्टिफाइड प्रोडक्ट पर लगा हुआ होता है। Now let's talk about भारत में स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समुदाय जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका हक बनता है कि हमारी सरकार उसे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसकी छोटी समस्या है तो प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिन्हें हम PHCs कहते हैं। सेकेंडरी लेवल पर अगर थोड़ी समस्या कॉम्प्लेक्स है तो जिला अस्पताल होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। एंड फाइनली अगर समस्या और भी ज्यादा गंभीर और कॉम्प्लेक्स होती है तो टर्शरी लेवल पे कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए रीजनल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में जाकर के इलाज करा सकता है। हमारे देश में कुछ पोषण संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलता है। राष्ट्रीय आरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत बच्चों आपने देखा होगा स्कूलों में आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन की कमी से बचाने के लिए ये कार्यक्रम चलता है। और बच्चों आपको अभी पता ही था, जैसे जब कोविड की परिस्थिति आई और शुरुआत में संपूर्ण लॉकडाउन रहा, बहुत लोग ऐसे थे जिनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, तो सरकार ने अरेंजमेंट किया, बना हुआ खाना भी पहुंचा लोगों के पास, राशन भी बांटा गया। तो कोई भी अगर सिटीजन्स पे, हमारे देश के सिटीजन्स के आगे कोई समस्या आती है तो उसका निदान सरकार करती है। इसके अलावा आहार पूरक कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये मिड डे मील स्कीम योजना है और आप सभी जानते हैं नर्सरी से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जाता है ताकि उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी ना हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं,
एंड लास्टली हम बात करते हैं भोजन सुरक्षा कार्यक्रम जैसे जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो हमने पढ़ा अभी तक जन पोषण के बारे में, और अब पढ़ने के बाद हम जान लें कि इसका कार्यक्षेत्र या स्कोप क्या है। अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों, सरकारी स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों के रूप में अथवा नीति निर्धारण समिति में, पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में, राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर, और सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रम, स्वयं सेवा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएसएआईडी, एफएओ, यूनिसेफ, ऑक्सफैम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएफपीआरआई, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। जीविका के अवसर के बारे में आपको प्रतिभा मैम बताएंगी। थैंक यू शैली मैम। जीविका के अवसर या करियर एवेन्यूज के बारे में आप देखते हैं क्या कर सकते हैं अगर हमने न्यूट्रिशनिस्ट के बाद हम कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट इन पीएसएम डिपार्टमेंट यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स में, वहां पर हम सामुदायिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार जो विभिन्न पोषण कार्यक्रम चलाती है बच्चे, जैसे आईसीडीएस अभी मैम ने बताया, खाद्य और पोषण बोर्ड में भी वैकेंसीज होती हैं, वहां पर भी आप अपना करियर कर सकते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं में पोषण विशेषज्ञ के रूप में करियर आगे अपनी ओपनिंग करता है। इसके बाद आप परामर्शदाता हो सकते हैं किसी भी एनजीओ में या एज फ्रीलांसर। विद्यालयों में आप न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में या काउंसलर्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। और शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र, टीचिंग एंड एकेडमिक्स में तो स्कोप है ही, और रिसर्च, विभिन्न समुदायों में पोषण की कैसी समस्याएं हैं इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अरे वाह, स्क्रीन पर 2 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, आइडेंटिफाई दीज लोगोस। हरी अप स्टूडेंट्स, ए और बी, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लोगोज हैं, इन्हें आप जल्दी से फटाफट इनको आइडेंटिफाई कीजिए और लिखिए ए क्या है और बी क्या है। चैट बॉक्स में हरी अप स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आप इनके बारे में जरूर बता पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तो बहुत जल्दी जवाब देंगे। Students, write in the chat box, what is A? Identify the logo. Identify picture B. WHO, very nice. I am seeing WHO, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और शैली मैम बताइए। बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। A is WHO and B is UNICEF। तो वेरी नाइस। बच्चे बहुत ध्यान से सारा कुछ देख रहे हैं तो और पहचान भी पा रहे हैं, और जितने भी अभी तक हमने प्रश्न पूछे हैं उन सभी का उत्तर हमें ठीक ठाक मिल गया है, अच्छे से मिल गया है। सो वेरी नाइस शैली मैम, अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं हमने जो लेसन पढ़ा है उसके प्रैक्टिकल के बारे में, उससे रिलेटेड प्रायोगिक कार्य क्या है। एक प्रैक्टिकल आपको करना है बच्चे, पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और तैयार करना। जो पोषण कार्यक्रम, जैसे आपने आईसीडीएस के बारे में सुना, वहां पर कुछ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाता है, उसी को आपने बनाना है। और ये पूरक आहार होगा। तो स्क्रीन पर आप जो न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं, आयरन रिच हो सकता है या वो कैल्शियम रिच हो सकता है, विटामिन ए रिच भी हो सकता है या प्रोटीन रिच हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने स्कूल में टीचर से बात कीजिए। हो सकता है वो आपको ग्रुप्स में डिवाइड करें और कुछ बच्चों को वो आयरन रिच सप्लीमेंट्री फूड्स बनाने के लिए कहें,
या कैल्शियम रिच डिवाइड करके आप बनाइए, और इसमें आपको मैं कुछ सजेशंस दे सकती हूँ। आप पोहा से रिच फूड्स बना सकते हैं, कुछ लड्डू बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत अनाजों का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कीजिए और अपनी होम साइंस टीचर से डिस्कस कीजिए। और अब हम जानते हैं आज के क्विज के बारे में, असाइनमेंट के बारे में। ये लिंक आपके स्क्रीन पर, जो क्विज हमने डेवलप किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहले आप अपनी क्लास बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उसको, और उसके बाद ये क्विज कीजिए। To conclude this lesson, there is a quote by Thomas Edison: "The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent diseases with nutrition." यानी कि जो आने वाले वक्त में डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स का इलाज दवाओं से नहीं करेंगे, बल्कि उनका इलाज, उनके रोगों की रोकथाम वो न्यूट्रिशन, पोषण के द्वारा करेंगे। सो ईट न्यूट्रिशनल फूड, बी न्यूट्रिशनली फिट, be healthy, be happy. And with this note, we conclude the lesson. Thank you so much, children. Thank you, children. Thank you so much. Happy learning. प्रतिभा मैम, I would like to highlight few questions जो बच्चों ने पूछे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आया है, बच्चा पूछ रहा है कि मैम व्हाट इज वल्नरेबल ग्रुप। अब उसका आंसर मैं देना चाहूँगी। वल्नरेबल ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, या जो ज़्यादा सफ़र कर पाते हैं ड्यू टू लाइक एज, लाइक छोटे बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ओल्ड एज लोग हैं। तो ये जो ग्रुप है इनके ऊपर क्योंकि किसी भी तरह का बीमारी का असर अधिक हो सकता है, तो इस ग्रुप को वल्नरेबल ग्रुप कहा जाता है। तो कई प्रश्न हमारे चैट बॉक्स में है, इसका मतलब है बच्चों ने बहुत ध्यान से आपका चैप्टर देखा है और उससे रिलेटेड उनकी क्वेरीज भी बहुत सारी आई हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर मैं और देती हूँ। एक बच्चे ने पूछा कि मैम हमने तो हमेशा अनीमिया को रक्तहीनता पढ़ा है। तो बेटा आप बिल्कुल ठीक है, अनीमिया को हिंदी में रक्तहीनता भी कहा जाता है, रक्तहीनता भी कहा जाता है और अरक्तता भी कहा जाता है। सो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। आप अनीमिया लिखिए हिंदी में, आप चाहे रक्तहीनता लिखिए और चाहे आप अरक्तता लिखिए, वो एक ही बात है। ओवर टू रितु मैम, आर देयर एनी क्वेरीज रितु मैम? Yes, there are a lot of questions on what is fortification. पुष्टिकरण जो होता है सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जो कि हम अपने खाद्य पदार्थों में करते हैं बच्चों, उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जो हम अपने रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक हो गया, आटा हो गया, उनमें हम जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको जब हम एडिशन कर देते हैं उसको हम पुष्टिकरण या फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा चैट बॉक्स में पूछा गया कि मैम हिडन हंगर क्या है। सो व्हाट इज दिस हिडन हंगर? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं भी होते हैं पर बहुत जरूरी होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी, सूक्ष्म पोषकों की कमी जो होती है उसकी वजह से हिडन हंगर या माल न्यूट्रिशन से बच्चे और बड़े पीड़ित हो सकते हैं। सो दीज टू क्वेश्चंस आर देयर। और एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया कि जन पोषण और नैदानिक पोषण में क्या अंतर है। बच्चों, पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन में व्हाट इज द डिफरेंस? क्लिनिकल न्यूट्रिशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था और जन पोषण, पब्लिक हेल्थ आपने इस क्लास में पढ़ा है। सो जो पब्लिक हेल्थ, जन पोषण है, वो समुदाय में होता है, पूरे के पूरे कम्युनिटी में इसके लिए
ये होता है। और जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन या नैदानिक पोषण है वो हॉस्पिटल में जो बीमार व्यक्ति हैं उनको जो डाइट दी जाती है वो नैदानिक पोषण के अंतर्गत आती है। Thank you so much. I think we have tried to take up all the questions, Manju ma'am, that have been asked. Yeah, Ritu ma'am, the last small thing, अभी एक बच्चे की तरफ से मैंने अभी देखा चैट बॉक्स में, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमें प्रैक्टिकल के लिए थोड़े एग्जांपल्स दे दीजिए फॉर लो कॉस्ट फूड्स। प्रतिभा मैम ने बेटा आपको बहुत एग्जांपल्स दिए, मैं क्विकली एक आध आपको और दे देती हूँ एग्जांपल। यू कैन यूज जैगरी। आप जैगरी आप समझते हैं, गुड़, आप गुड़ का प्रयोग करके कोई मीठी डिश भी बना सकते हैं, कोई पंजीरी, कोई पौष्टिक लड्डू। आप बाजरा यूज कीजिए, आयरन मिलेगा। जैगरी यूज कीजिए, उसमें भी आयरन मिलेगा। बच्चे कह रहे हैं कि हमें थोड़े एग्जांपल्स दीजिए, तो आप बेटा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री फूड है तो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, लो कॉस्ट। आप सोयाबीन का इस्तेमाल कीजिए, आप एक्सपेंसिव फ्रूट्स, आप पनीर और ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज लो कॉस्ट। तो हम उसका सब्स्टिट्यूट, हमारे पास न्यूट्रेला है, न्यूट्री नगेट्स हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करके आप कोई टाइप का कटलेट बना सकते हैं, कोई कबाब बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। पोहा बना सकते हैं, चिड़वे वाले इस्तेमाल से चिड़वे की और भी चीज़ें बन सकती हैं। तो आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप इनकी कुकिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू मंजू मैम, हाँ, आई थैंक थिंक यू सो मच। थैंक यू प्रतिभा मैम।